आज हम लोग पढ़ेंगे रिवोल्ट। को देख के आप लोग सीरियस हो हंसाइए। आज अगर बोलेगा आप यही दरकार। अरे आज हम लोग पढ़ेंगे रिवोल्ट रिवोल्ट 1857 का रिवोल्ट, ठीक है ना। इसे और क्या किस नामों से जाना जाता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी और किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। सिपॉय म्यूटिनी क्यों कहा जाता है ये हम देखेंगे क्यों कहा जाता है। सो रिवोल्ट 1857 विद्रोह, सैनिक विद्रोह, ठीक है ना। सैनिक विद्रोह। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पता है? इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले व्हाट इज दिस रिवोल्ट। सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे काउजेस, कारण क्या था इसका होने का, ठीक है ना। जहां समझ नहीं आएगा आप लोग बताइएगा। काउजेस को फिर हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे। 3 कारण था। एक इकोनॉमिक काउजेस, एक था पॉलिटिकल काउजेस, एक था सोशल एंड रिलीजियस काउजेस। ये था जनरल काउजेस। क्या था ये? इट वॉज जनरल काउजेस था। इन काउजेस के बाद था एक इमीडिएट काउजेस। इमीडिएट ऐसा क्या चिंगारी दल का यार, इमीडिएट काउजेस। इमीडिएट कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था इस विद्रोह का? इमीडिएट काउजेस। एक चीज व्हाट इज द रिवोल्ट, सेकंड काउजेस को 3 हिस्से में बांटे। इकोनॉमिक काउजेस क्या था, पॉलिटिकल काउजेस क्या था और सोशल रिलीजियस काउजेस क्या था। उसके बाद एक इमीडिएट काउजेस था। देन हम पढ़ेंगे व्हाई सिपॉय, व्हाई ओनली सिपॉय, सैनिक ही क्यों, सैनिक ही मेजर रोल क्यों था सैनिक का, व्हाई सिपॉय। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओरिजिन, ये कहां से आग जो है ना ये कहां से धड़क गया। ओरिजिन के बाद हम पढ़ेंगे सेंटर्स, कहां कहां ये आग फैला, ठीक है ना। सेंटर सबसे पहले कहां से आग धड़का, फिर कहां कहां फैला और उन सेंटर्स के लीडर्स कौन थे, ठीक है ना। उन सेंटर्स के लीडर्स कौन थे। लीडर्स के बाद व्हाई वी फेल, हम हार क्यों गए, ठीक है ना। हम हार गए थे इस रिवोल्ट में, हम हार क्यों गए। उसके बाद था, हारने के बाद था कंसीक्वेंसेस, इसको हम बोल सकते हैं, या फिर आफ्टर मैथ, या फिर और क्या बोल सकते हैं श्रुति, रिजल्ट्स क्या हुआ इसका, ठीक है, रिजल्ट्स एंड दिस। और यहां हम खत्म कर देंगे रिवोल्ट 1857। इसके बाद कुछ लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज क्या बोले, आरसी मजूमदार क्या बोले, वीडी सावरकर क्या बोले, ठीक है ना, और 1-2 क्या बोले ये हम देखेंगे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं रिवोल्ट 1857। व्हाट इट वाज, सबसे पहला पॉइंट क्या था ये क्या था। ये जनरली ये कुछ था नहीं,
ये एक रिवॉल्ट था जो सन 1857 में हुआ। इट वाज नथिंग बट ए कल्मिनेशन ऑफ डिसकंटेंट ऑफ ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। भिन्न भिन्न लोगों का गुस्सा, भिन्न भिन्न लोगों का गुस्सा का ये कल्मिनेशन था, समअप था, ठीक है ना। कल्मिनेशन ऑफ दिस कंटेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट सेक्शन कौन आ जाते हैं, डिफरेंट सेक्शन में आ जाते हैं, पीजन्स आ जाते हैं, और कौन आ जाते हैं, प्रिंस आ जाते हैं, और कौन आ जाते हैं, जमींदार आ जाते हैं, और कौन आ जाते हैं, पीजन्स आ जाते हैं, प्रिंसेस आ जाते हैं, जमींदार आ जाते हैं, आम जनता आ जाती है। इन सब का गुस्सा, इन सब का गुस्सा का ये समअप था, कल्मिनेशन था, जो पिछले 150 साल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करते आ रही थी। 1600 से 1757 तक ये क्या किए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जी हुजूरी की है, ठीक है ना। जी मालिक हमको रहने के लिए, हमको घर दो, हमको कपड़ा दो, हमको खाने के लिए ये दो, हमको ट्रेड करने के लिए बिजनेस दो। 150 साल ये जी हुजूरी की है। उसके बाद ऐसा झापड़ मारे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो गया, तब इंडियंस को समझ में आ गया। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो गया, तब समझ में आया नहीं ये जी हुजूरी नहीं, अब समझ में आ गया कि हम सांप को पाल रहे थे, ठीक है ना। 150 साल तक जी हुजूरी की है। उसके बाद सांप असली अपना रंग दिखा दिया प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ठीक है ना। तो इन 150 साल का गुस्सा का समूह था क्या, रिवोल्ट 1857, ठीक है ना। क्या था, रिवोल्ट 1857, 1857 का क्रांति, ठीक है। इसके बाद समझ में आ गया क्या था रिवोल्ट क्या था, समझ में आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब था कि सिपोई क्यों, इसे सिपोई म्यूटनी विद्रोह, इसे सिपोई म्यूटनी क्यों कहा जाता है, सिपाही विद्रोह क्यों कहा, सिपाही क्यों। अब ऐसा हुआ ना, सिपाही लोग नाखुश थे, बहुत सारा रीजन था किस लिए नाखुश थे। इनका भत्ता बंद कर दिया था, भत्ता, allowances those who were serving in पंजाब एंड सिंध में जो अपना सर्विस दे रहे थे उनका अलाउंसेस बंद कर दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, इसीलिए सिपाही नाराज थे। और क्या था, रिलीजियस सिपाहियों का जो धर्म था उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। क्या छेड़छाड़ कर रहे थे, ब्रिटिशर्स हिंदू को समुद्र के पार भेज रहे थे, और हिंदू धर्म के लिए समुद्र के पार जाना उसका धर्म का खतरा, हिंदू खतरे में आ जाता था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिंदू खतरे में आ जाता था, हिंदुत्व उनका खतरे में आ जाता था अगर वो समुद्र के पार जाते थे तो ब्रिटिशर्स अब उनको समुद्र के पार भेज रहे थे इंडोनेशिया, थाईलैंड में, ठीक है ना, इसीलिए हिंदू खतरे में थे, रिलीजियस मैटर, ठीक है ना। और क्या था सिपोई, और इससे पहले भी सिपाही विद्रोह बहुत हो चुका था, जैसे से 1764 में बंगाल म्यूटनी, वेलोर म्यूटनी, 1806 में वेलोर म्यूटनी, इन सब का कल्मिनेशन भी था, सिपाही म्यूटनी हुआ था, ठीक है। रिलीजियस मैटर में हस्तक्षेप कर लिए थे, भत्ता उनका बंद कर दिए थे, ठीक है ना। और क्या था एक रीजन, जो सिपाहियों का जो एक गढ़ था अवध, मैक्सिमम सिपाही लोग यहीं से आते थे, जैसे अभी मैक्सिमम सोल्जर्स कहाँ से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, वैसे एक गढ़ था अवध। इस अवध को एनेक्स कर लिया था ब्रिटिशर्स, इसीलिए सिपाही, समझ में आएगा सिपाही क्यों, समझ में आएगा वाई सिपोई,
ठीक है ना। भट्टा उनका अलाउंसेस बंद कर दिया था, दोस्त हु वर सर्विंग इन पंजाब एंड सिंध, ठीक है ना। रिलीजियस मैटर पे आ गए थे, वो फॉरेंस भेजने लगे थे, ठीक है, ऑफ शोर भेजने लगे थे, ठीक है। तो इससे पहले भी बहुत सारी म्यूटिनी हुई, सोल्जर्स म्यूटिनी, वेलोर म्यूटिनी, बंगाल म्यूटिनी। अवध को एनेक्स कर लिया गया था। अवध क्या था? सोल्जर्स का गढ़ था, तो उसको एनेक्स कर लिया गया था, इसीलिए सिपाही नाखुश थे, ठीक है, सिपाही नाखुश थे। अब क्या था? ये तो हो गया अब सिपाहियों का प्रॉब्लम। अब एक था जनरल काउज। जनरल काउजेस क्या था? आम गुस्सा क्या था? जनरल काउजेस क्या था? एक था सोशल, एक था पॉलिटिकल काउज, इकोनॉमिकल काउज, और तीसरा था सोशल एंड रिलीजियस काउज। ये क्या था अब हम जानेंगे। कारण हम पढ़ रहे हैं रिवोल्ट 1857 का कारण, जनरल काउजेस क्या क्या था? पॉलिटिकल काउजेस, इकोनॉमिकल काउजेस, सोशल एंड रिलीजियस काउजेस, ये 3 जनरल काउजेस थे। पॉलिटिकल काउजेस में क्या क्या था? पॉलिटिकल काउजेस में क्या क्या था? पॉलिसी। पॉलिटिकल काउजेस यह था जो भी एनेक्सेशन पॉलिसीज ब्रिटिशर्स लेकर के आई थी, जस्ट लाइक सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ठीक है, व्यापन की सिद्धांत, और सब्सिडरी अलायंस मीन्स सहायक संधि, ठीक है ना। इन दोनों कारण से पॉलिटिकल अनबैलेंस हो गया, ठीक है ना। अब क्या था सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन लैब्स? सब्सिडरी अलायंस के तहत जो ब्रिटिश सरकार थी ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वे स्टेट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते थे। जस्ट लाइक एक स्टेट है XYZ, यहां पे है P और यहां पे है S। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी बोलती थी कि सर XYZ में जो प्रिंस बैठा हुआ है कि हम आपको P और S से रक्षा करवाएंगे, आप हमको अपने स्टेट के अंदर एक घर बना के रहने के लिए दे दो, ठीक है ना। बदले में आप हमको जो भी पैसा दोगे हम रख लेंगे, ठीक है ना। इसको ये बात XYZ को अच्छा लगा, ठीक है ना। मैं कंसेप्ट बता रहा हूं सब्सिडरी सहायक संधि का, कैसे वो फंसाते थे, ठीक है ना। हर एक स्टेट को कैसे वो फंसाते थे। XYZ को P और S के चंगुल से बचाने के लिए ये खुश हो गया XYZ, ठीक है ना, कुछ पैसा इसको दे दिया, और बदले में ये पैसा जब इसको नहीं चुका पाता था, बदले में जब ये पैसा नहीं चुका पाता था, तो ये इसके स्टेट्स को कैप्चर कर लेते थे। These are the terms and conditions of subsidiary alliance, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेट सब्सिडरी अलायंस में फॉल करने वाला कौन सा था, कोई बता सकता है? सबसे पहला स्टेट सब्सिडरी, हैदराबाद, वेरी गुड। निजाम ऑफ हैदराबाद सबसे पहले इसको ट्रैप में फंसाए ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। समझ में आ गया सब्सिडरी अलायंस क्या था?
कैसे फंसाते थे, जाकर के बोलते थे कि मराठा वाला को जाकर के बोला कि आपको मैसूर से खतरा है, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, हमको आर्मी बेस बना करके रखने का जगह दे दो, बदले में आप हमको जो पैसा दोगे हम रख लेंगे। और ठीक है ठीक है ठीक है। मैसूर वाला को जाकर बोलता था आपको निजाम से खतरा है, हमको आप अपने बेस में हमको एक आर्मी रेजिमेंट रखने का ये दे दो, कुछ पैसा दे देना, हम रख लेंगे। ठीक है, दिस आर द ट्रिक्स, दिस आर द ट्रैप्स, जिसमें धीरे धीरे सब फंसते गए। सबसे पहले कौन फंसा है हैदराबाद। दिस इज सब्सिडियरी अलायंस। डॉक्ट्रिन ये किसका लाया हुआ था, वेल्सले का। वेल्सले कब लाया गया था, 1798 में, ये वेल्सले का लाया हुआ था। ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या था, किसका लाया हुआ था, डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लाया गया था डलहौजी का। कब लाया गया था, कब लाया गया था, 1848 में। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या था पता है, ये सब ट्रैप्स थे, ट्रिक्स था स्टेट्स को एनेक्स करने के लिए, क्योंकि एक ही साथ कब्जा नहीं कर सकता था, धीरे धीरे कब्जा करना। यहाँ पे आकर के देखे ब्रिटिशर्स की भाई भाई में लड़ रहा है, ठीक है, पड़ोसी पड़ोसी में लड़ रहा है। 150 साल लगा इस चीजों को समझने में, 150 साल लगा इंडिया घूमने में। ठीक है, 150 साल में समझे कि कौन किससे लड़ रहा है, अब कैसे फंसाया जाए, पॉलिसीज बनाया, प्लान्स बनाए। ठीक है ना, पहला प्लान बनाया सब्सिडियरी अलायंस, दूसरा बनाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, व्यापन की संधि। इसमें क्या होता था, इसमें बोल दिया ना कि अगर किसी प्रिंस का, किंग का नेचुरल हायर नहीं है, ठीक है ना, तो वो एडप्ट कर, पहले किंग्स एडप्ट, पहले कम उम्र में शादी हो जाता था तो बच्चा नहीं हो पाता था, जनरली नहीं हो पाता था। ठीक है ना, तो उन लोग एडप्ट अपने एक हायर एडप्ट करते थे। ठीक है ना, हायर को एडप्ट करते थे, अपना प्रॉपर्टी को, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी को उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी के लिए उनका पेनिस ना हो जाए तो एक अपने बच्चे को, एक सन को एडप्ट करते थे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कहता है ना, अगर आपका नेचुरल हायर नहीं है, एडप्टेड है, तो उस एडप्टेड सन को स्टेट का प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगा। ये डलहौजी का लाया हुआ 1848 में लाया हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ व्यापन की संधि ये कहता है। इसमें भी धीरे धीरे राज्य फंसते चले गए। सबसे पहला राज्य फंसा, कोई बोल सकता है, सतारा, महाराष्ट्र। कब फंसा, 1848 में। फिर झांसी, झांसी की रानी भी फंस गई इसमें, झांसी की रानी भी फंस गई 1852 में। 1849 में संबलपुर फंस गया, ठीक है ना, जयपुर फंस गया। सब्सिडियरी अलायंस समझ में आ गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स समझ में आ गया, ठीक है ना। ये था पॉलिटिकल काउजेस। पॉलिटिकल काउजेस में सब्सिडियरी अलायंस के तहत और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, व्यापन संधि के तहत नेटिव रूलर्स और सिटीजन्स का जो इंटरेस्ट था उसको हैम्पर किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है ना। इसीलिए लोग और प्रिंसेस नाराज हुए। इकोनॉमिक काउजेस क्या था, इकोनॉमिक काउजेस था परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, रियोतवारी, महलवारी, ये सब एनेक्सेशन पॉलिसीज। परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम कब आया था, तो बताइए शुभम, परमानेंट सेटलमेंट कब आया था, 1793 में। कौन लेकर के आया था, कॉर्नवालिस लेकर के आया था। रियोतवारी कौन लेकर के आया था, 1820। कौन लेकर के आया था, थॉमस मुनरो। महलवारी 1822, हॉल्ट मैकेंजी,
इन सारे रेवेन्यू जनरेटिंग सिस्टम्स के लिए, रेवेन्यू जनरेटिंग पॉलिसीज, इन सारे को यूज करके वो हाई टैक्स लेते थे। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट में 10 में 11 तिहाई 10 लेते थे ब्रिटिशर्स और 1 तिहाई लेते थे जमींदार। ठीक है, परमानेंट सेटल जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट पास हुआ 1793 में, और उस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत जमींदारी सिस्टम लाया गया, जो बीच में पीजन्स यानी रियोट्स, जो जमीन के उपज के मालिक होते हैं, उनके बीच और सरकार कौन थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएटरी यानी कि बोले तो बिचौलिया को ला दिया गया, जिसको बोले जमींदार। अब भाई इतने सारे किसान थे, इतने सारे पीजेंट्स थे, सरकार थोड़े ना सबके घर जा जाके पैसा लेके दो भाई 12 रुपया, तो 12 रुपया 12 रुपया भीख थोड़े मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बिचौलिए को जमींदार को बैठा दिए, ठाकुर जमींदार राजपूत सिंह में पड़े। इसका काम होता था घर घर जाकर के पैसे लेना, या इसके यहाँ पैसे पहुंचाते थे। दिस इज ऑल जमींदारी सिस्टम। ठीक है ना, बेगरवारी, महलवारी, इन सबसे हाई टैक्स जनरेट करते थे। इसी हाई टैक्स की वजह से ना आम जनता नाखुश हो गई, ट्राइबल्स नाखुश हो, ट्राइबल्स आदिवासियों का जमीन छीन लिया गया, आदिवासियों का जमीन छीन लिया गया, इतने हाई टैक्स थे कि, ठीक है ना, वो पैसा नहीं चुका पाते थे, तो बाद में वो जमीन छीन लेते थे। तो इन सभी के कारण इकोनॉमिक काउजेज हुआ। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, बेगरवारी, महलवारी, और क्या हुआ, और इस पे हमारे हैंडलूम्स को, हमारे ट्रेडिशनल मार्केट को, हमारे चरखा को खत्म कर दिया गया, ब्रिटिशर्स खत्म कर दिए। तो ये आ जाएगा इकोनॉमिक काउजेज में। ठीक है, सोशल और रिलीजियस काउजेज में क्या हो जाएगा? 1857 का क्रांति होने का सोशल और रिलीजियस कारण क्या होगा? सोशल और रिलीजियस कारण होगा ना, चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्रिश्चियन मिशनरीज आना शुरू हो, ठीक है ना, जो गरीब आदिवासियों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिए। ठीक है ना, इसीलिए नाखुश हो गए, इसीलिए बिरसा रिवोल्ट हो गया, संथाल रिवोल्ट हो गया। ठीक है ना, समझ रहे हैं? संथाल रिवोल्ट कब हुआ, बिरसा रिवोल्ट कब हुआ? 1855। बिरसा रिवोल्ट कब हुआ? 1899। ठीक है ना, सिद्धू कानू ताना भगत रिवोल्ट हो गया। ठीक है ना, these are social religious। अब क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम भी रिलीजियस मैटर में फंस गए। अब हिंदूज का सती प्रथा जो चलता आ रहा, सती प्रथा को हटा दिया गया, विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया गया। इससे हिंदू लोग नाखुश हो गए, मुस्लिम लोग नाखुश हो गए कि मॉस्क्यू में, मस्जिद में टैक्स लगा दिया गया। ठीक है ना, these will fall under social religious causes। समझ में आ रहा है? हिंदू भी नाखुश, आदिवासी भी नाखुश, मुस्लिम भी नाखुश। ठीक है, और क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए तो और भी ज्यादा नाखुश बढ़ गए सारे लोग। These are the general causes। These are the general causes। अब जनरल causes तो हो गया है। अब यहां तक होते होते ना, ये सारा चीज जो अभी हम पढ़े ना, ये पिछले 150 साल का कल्मिनेशन था। पहले पिछले 150 साल का पाप था, ब्रिटिशर्स का पाप था पिछले 150 साल का। अब वो पाप का घड़ा भर गया, अब वो पाप का घड़ा भर गया ब्रिटिशर्स का। अब इस पे एक स्ट्राइक होगा, चिंगारी लगेगा और ये फूट जाएगा, इट विल ब्रेक नाउ। और ये चिंगारी कौन लेकर के आया? इमीडिएट काउजेस। इतने सारा तो गुस्सा था सबके पास, सिपाही भी गुस्सा था, क्यों था बता दिए। ठीक है ना, जमींदार गुस्सा थे, प्रिंसेस गुस्सा थे, ठीक है ना, सारे लोग गुस्सा थे। बस एक चिंगारी चाहिए था, बस कोई चिंगारी कहीं लगे और ब्लास्ट करे, ब्रूम। इमीडिएट काउजेस क्या हुआ? किसी ने हल्ला कर दिया ना, किसी ने हल्ला कर दिया कि इनफील्ड राइफल में जो बुलेट्स हैं, ये नया नया लॉन्च हुए थे। इनफील्ड राइफल आर्मी में नया नया लॉन्च हुए थे। इसमें का जो बुलेट है, उसका जो कार्टिलेज है ना, इनफील्ड राइफल का जो कार्टिलेज है, ये गोली होता था, ठीक है ना, इस गोली के ऊपर ना एक कार्टिलेज होता था,
एक गोली होता था, इसके ऊपर कार्टिलेज होता था, ठीक है ना, और इस कार्टिलेज के ऊपर एक रैप होता था, पेपर रैप, ठीक है ना, दिस रैप इज पेपर रैप। हल्ला कर दिया किसी ने, और इस पेपर को ना, गोली को बंदूक में डालने से पहले इस बुलेट के जो पेपर रैप था उसको दांत से निकालना रहता था, दांत से इस पेपर रैप को हटा करके बुलेट को गोली में डालना रहता था, लाइक दिस, उसके बाद फायर करना रहता था। किसी ने बोल दिया कि इस पेपर रैप में ना काउ एंड पिग का फैट, चर्बी, गाय और सुअर का चर्बी से ये पेपर रैप बना हुआ है, और भैया दांत से लगाना है इसको। हिंदू पगला गया, क्योंकि बीफ हिंदू के लिए स्कैर्ड एनिमल है, पवित्र गाय जो है पवित्र पशु है, और मुस्लिम्स के लिए सुअर जो है टैबू है। दोनों पगला गए, यही चिंगारी लेकर के आया और हुआ ब्लास्ट। इतना खतरनाक ब्लास्ट हुआ, इतना खतरनाक ब्लास्ट हुआ कि 90 सैनिक में 85 सैनिक जो है मिल करके मेरठ में एक जनरल को, आर्मी जनरल को मार दिया, ठीक है ना, गोली मार दिए। थर्ड नेटिव कैवलरी, थर्ड नेटिव कैवलरी, थर्ड नेटिव इनफैंट्री या फिर मार दिए गोली इन 85 का, इन 85 को हो गया जेल, इन 85 का हो गया जेल, तो बाकी बचे, रात को इनको छुड़ा लिया गया, जेल को ही उड़ा दिया। और यहां से जब इन लोग भागे मेरठ से, दिन था 24 अप्रैल, जब जेल उड़ाए और इन लोग भागे, अब निकल तो गए जेल से, बोले कहां जाए, अब कहां जाए, तो अब इनको पता चला दिल्ली चलो, स्लोगन दिए ये, दिल्ली चलो, बहादुर शाह ही हमारे पापा हैं, ठीक है ना। मुगल्स पैसा लूट करके नहीं ले जा रहे थे दूसरे जगह, मुगल्स यहीं का रेवेन्यू टैक्स लेकर के यहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे, ताजमहल कुतुब मीनार यहीं के लोगों में लगा रहे थे, और लूट के नहीं जा रहे थे, इसीलिए इंडियंस मुगल्स को मानते थे, ठीक है ना। अब कहाँ चलो, दिल्ली चलो, तो यहां से मेरठ से चले गए वो दिल्ली, जहां बैठे हुए थे कौन, कोई बता सकता है, जहां बैठे हुए थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह बैठे हुए, ये बस एक नॉमिनल हेड थे, नॉमिनल हेड, कोई शक्ति नहीं था, ही वॉज मर पेंशनर, ये बस पेंशनर थे। औरंगजेब वॉज द लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मुगल रूलर, उसके बाद धीरे धीरे जितने भी आए ना सब वीकेस्ट थे, ये नॉमिनल हेड थे। इनका जो रियल हेड था ना वो था बख्त खान, जनरल था, ठीक है ना। अब भाई जो मेरठ से लोग चलना शुरू किए बरेली होते हुए, बरेली में मिल गए बख्त खान साहब, ठीक है ना। अब ये चले गए दिल्ली बहादुर शाह के पास। इतना समझ में आ गया, इस रास्ते में जाते जाते इंडिया में हल्ला फैला कि ऐसा ऐसा बात है, सारे सिपाही विद्रोह कर दिए, सैनिक विद्रोह हो गया। अब सैनिक विद्रोह हो गया है ना, अब सैनिक विद्रोह हो गया तो जगह जगह पे ये बात फैली, जगह जगह पे ये बात फैली। कहां कहां फैली ये बात? फैली लखनऊ में, झांसी में, लखनऊ में, झांसी में, अवध में, कानपुर में, और कोई बता सकता है?
और क्या बता सकता है? बिहार में, बिहार में, लखनऊ में, अवध में, सॉरी अवध एंड लखनऊ से, लखनऊ एंड अवध से, बिहार, अवध, झांसी, कानपुर, एक जगह और कोई छूट रहा है तो बता सकता है? बिहार, लखनऊ, झांसी, कानपुर, एक जगह और कोई छूट सकता है, छूट रहा है, क्या बता सकता है? फैजाबाद नहीं, फैजाबाद नहीं है, दिल्ली। इतना मेन चीज बोल रहा है, बताओ। अब यहाँ के लोग ना, यहाँ के कुछ लोग में हमारी बात मत कीजिएगा। झांसी की रानी सबसे पहले आते हैं दिल्ली में, बख्त खान। दिल्ली से इस रिवोल्ट को लीड कौन किया? बख्त खान। बताइए बिहार से? आरा जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह। लखनऊ से कोई बता सकता है कौन की? बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई। और कानपुर से नाना साहेब। नाना साहेब को असिस्ट कौन किए? तात्या टोपे। इन सब का अलग अलग प्रॉब्लम्स था, इसीलिए सिपाही के साथ होली है। सिपाही घूम घूम करके दिल्ली से घूमते रहे और जब इनके जोन में आने लगे, इनके जोन में जब आने लगे, इनका जोन इनके जोन में आने लगे तो ये सब सिपाही के साथ होली है। ठीक है, इन सब का प्रॉब्लम्स क्या था? झांसी का रानी लक्ष्मीबाई यंगर एज में ही इनका बेटा का देहांत हो गया था। ठीक है, इनके पति का नाम था गंगाधर राव, इनका बेटा। तो ये एक सन को अडॉप्ट की थी अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए, इसका नाम था दामोदर राव। ठीक है ना, और उस दामोदर राव को ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है ना, दामोदर राव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और झांसी को हड़प रहे थे अंग्रेज। क्यों हड़प रहे थे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आप अडॉप्टेड सन को अपना स्टेट प्रॉपर्टी, ESTAT, स्टेट प्रॉपर्टी उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। ठीक है, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई क्रोधित हुई। अब यहाँ क्या हुआ? कानपुर में जो नाना साहब थे वो बाजीराव, लास्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय के एडॉप्टेड सन थे, नॉट नेचुरल हेड थे। नाना साहब जो थे महाराष्ट्र में बाजीराव द्वितीय के एडॉप्टेड सन थे। उनके पिताजी के बाद इनको लात मार के भगा दिया कानपुर, और इनका पेंशन भी बंद कर दिया। जो पेंशन मिलता था ना, इनका पेंशन भी बंद कर दिया। इसीलिए महाराष्ट्र में आकर कानपुर में शरण ले लिए। ये भी गुस्सा थे क्योंकि इनका पेंशन बंद हो गया था। बेगम हजरत महल, इनका जो छोटा सा बेटा था 14 साल का, इसको ये उपाधि में बैठाई चेयर में और फिर ब्रिटिशर्स इसको भगा दिए। ठीक है ना, किंगशिप से उतार दिए। इसलिए बेगम हजरत महल भी नाराज थी। और बाबू कुंवर सिंह 75-80 साल का एक बूढ़ा जमींदार, राजपूत जमींदार, आरा बिहार से, एक हाथ कट जाने के बाद भी खट लड़ने वाले, पैन इंडिया पूरा घूम करके लड़े। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये जमींदार थे, इनका सारा जमीन ना ब्रिटिशर्स हड़प लिए थे, इसीलिए गुस्से में थे। और जमीन को आप तो यहाँ देख रहे हैं ना, सबका अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम है। ठीक है श्रुति, सब उनको नहीं था तो सबका डिफरेंट प्रॉब्लम है। हिस्ट्री है भैया, सबका डिफरेंट प्रॉब्लम है। और जब ये सोल्जर्स आए तो ये लीडर्स इनको लीड करेंगे। सोल्जर्स जब आए,
सोल्जर जब आए दानापुर कंटेनमेंट तो बाबू कुंवर सिंह मिल गए। ग्वालियर जब पहुंचा तो रानी लक्ष्मीबाई मिल गई, लीड कर ली, ठीक है ना। क्यों? भले प्रॉब्लम्स अलग हो लेकिन दुश्मन तो एक ही था ना। प्रॉब्लम्स अलग हो लेकिन दुश्मन तो एक ही था, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। ये चीजें समझ में आ गई। रानी लक्ष्मीबाई, बाबू कुंवर सिंह, हजरत महल लखनऊ, अवध से, बख्त खान दिल्ली से, कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई इतना अब मैं बताता हूँ कैसे लड़े। रानी लक्ष्मीबाई इतना खतरनाक लड़ी ना। रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई इतना खतरनाक लड़ी, इनका एक ट्राई था, ट्राई स्लोगन, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, बट एट द एंड यूज रोज के हाथों ये मार दी गई। यूज रोज ने कब मार दिया इन्हें? 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और नहीं दी, लास्ट में वो कैप्चर कर लिए, ठीक है ना। वैसे ही बाबू कुंवर सिंह, ऐसे बाबू कुंवर सिंह दानापुर पटना से ये सिपोही को लीड किया, ठीक है ना। जब सिपोही दानापुर पहुंची तो बाबू कुंवर सिंह सोन नदी पार करके पटना आए, दानापुर आए, ठीक है ना। और यहाँ बोले कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, हम लोग दोनों मिल जाते हैं। और यहाँ से इतना खतरनाक लड़े कि इनका एक हाथ कट गया था, फिर भी वो एक हाथ से लड़े और लास्ट में वापस अपने गांव में आकर के मरना पसंद किए। ड्यू टू इन्फेक्शन और फीवर ये मर गए बाबू कुंवर सिंह, ठीक है ना। वैसे ही हजरत महल, वैसे ही बेगम हजरत महल, ठीक है। वैसे ही बेगम हजरत महल और नाना साहब ये दोनों क्या गए? ये दोनों भी हार गए और फिर एट द एंड ये नेपाल जाकर के छिप गए। बेगम हजरत महल कहाँ जाकर छिपी? नेपाल। नाना साहब कहाँ जाकर छिपे? नेपाल। बाबू कुंवर सिंह डेथ और रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1857 को मर गई। तो ये देख करके पता चल रहा है ना कि ये करीबन 1 साल ये रिवोल्ट चला, घूम घूम करके ये रिवोल्ट 1 साल चला, ठीक है ना। हम क्या पढ़े, बस इन करने जा रहा हूं। व्हाट वाज द रिवोल्ट, ठीक है ना, ये हम पढ़े। उसके बाद पढ़े व्हाई सिपाही क्यों, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़े जनरल काउजेस, ठीक है ना। जनरल काउजेस के बाद हम पढ़े इमीडिएट काउजेस, इमीडिएट काउजेस के बाद हम पढ़े ऑरिजिन के बाद हम पढ़े सेंटर्स एंड लीडर्स, एंड सेंटर एंड लीडर्स के बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं व्हाई वी फेल। हम क्यों ये युद्ध हार गए, पता है क्यों ये युद्ध हार गए? इसके कारण बिकॉज लैक ऑफ आइडियोलॉजी।
लैक ऑफ आइडियोलॉजी। सबका अलग अलग प्रॉब्लम था, सिमिलर प्रॉब्लम किसी का नहीं था। लैक ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन, उनके पास मॉडर्न हथियार थे, हमारे पास तीर, धनुष, स्वॉर्ड, भाला यही सब था। तो कभी जीत सकते हैं क्या? तीर धनुष वाले गोली बारूद बम से जीत सकते हैं क्या? लैक ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन, लैक ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ लीडरशिप, लीडर नहीं थे। चौथा लैक ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद नहीं था, राष्ट्रवाद वाला भावना नहीं था। ठीक है ना, कि एक भारत के लिए हमें जान दे देना है, कुर्बान हो जाना है। ठीक है ना। उसके बाद वाई, समझ में आ गया हम फेल क्यों किए? लैक ऑफ आइडियोलॉजी, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन एंड लैक ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक आफ्टरमैथ और रिजल्ट्स। रिजल्ट्स क्या हुआ इसका, कोई बता सकता है? यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बात मत कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हो गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर जो क्राउन के पास चला गया। क्राउन महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन में बैठी थी ना, उसके पास चला गया पावर। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देखेंगे इंडिया का, अब डायरेक्ट क्राउन देखेगी, जब महारानी डायरेक्ट देगी। अब डायरेक्ट देखने के लिए ये क्या करेगी, ये एक सेक्रेटरी अपॉइंट करेगी जो ब्रिटेन में बैठेगा। ठीक है, अपॉइंट सेक्रेटरी, अपॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट करेगी। और क्या हुआ, गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वाइसराय कर दिया। कोई बता सकता है फर्स्ट वाइसराय कौन था? वेरी गुड, कैनिंग। फर्स्ट वाइसराय 1858। लास्ट गवर्नर जनरल जिसे बोल सकते हैं, लास्ट गवर्नर जनरल। क्या क्या हुआ आफ्टरमैथ, रिजल्ट्स, इसका क्या परिणाम क्या हुआ? हम तो हार गए, लेकिन कुछ इंपैक्ट हुआ। इंपैक्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1858 पास हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्राउन के पास चला गया, विक्टोरिया के पास। और विक्टोरिया क्या की, एक सेक्रेटरी को रखी जो ब्रिटेन में बैठे रहेगा, देखभाल कर यहाँ का ये करके डायरेक्शन देगा, और गवर्नर जनरल बदल गया वाइसराय के नाम से। ठीक है ना। दीज आर द आफ्टरमैथ्स। ठीक है ना। सॉरी, रिवोल्ट समझ में आ गया, वाई सिपोई, सैनिक ही क्यों, ये भी समझ में आ गया, उनके साथ क्या क्या दिक्कत था, जनरल काउजेस, इकोनॉमिक काउजेस, पॉलिटिकल काउजेस, रिलीजियस काउजेस, कैसे क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए, हिंदू के मुस्लिम्स के मॉस्क्यू में टैक्स लगा दिए, हिंदूज को सती प्रथा हटा दिया। ठीक है, तो हिंदू लोग डर गए कि हमारे कॉस्ट्यूम पे वार हो रहा है, ठीक है, हमारे ट्रेडिशन कल्चर पे वार हो रहा है, इसीलिए दिस विल फॉल अंडर रिलीजियस काउजेस। इमीडिएट काउजेस क्या हुआ, कार्टिलेज को दांत से हटाना था, हमला किया कि वो जो कार्टिलेज बीफ, गाय और सुअर की चर्बी से बना है, दिस वाज इमीडिएट काउजेस। ओरिजिन कहां से हुआ, मेरठ से ये आदत का, और पूरे पैन इंडिया में, पैन इंडिया बोल रहा है इसका मतलब पूरा इंडिया, नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट मत समझ लीजिए, दिस वाज प्रोमिनेंटली फिक्स्ड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट अनटच्ड रहा है इससे। ठीक है ना। मेन पार्ट बिहार यूपी वाला सीन था। ठीक है, बिहार यूपी वाला जोन था। उसके बाद सेंटर्स कौन हुए, सेंटर्स हुए, लीडर्स कौन हुए, सेंटर्स में कौन हो गया, झांसी हो गया, झांसी जहाँ रानी लक्ष्मीबाई लीड की इसको। अवध से कौन, अवध लखनऊ से हजरत महल, और दिल्ली से डॉक्टर बख्त खान। उसके बाद बिहार से आरा जगदीशपुर से कौन किए, बाबू कुंवर सिंह। ठीक है ना, बाबू कुंवर सिंह, इतने लोग किए। और एक जगह से कानपुर से नाना साहब विद द हेल्प ऑफ तांतिया टोपे। ये थे सेंटर्स, लीडर्स। वाई वी फेल, हम फेल क्यों किए, समझ में आ गया। आर्म्स एंड एमुनेशन की कमी थी, उनके पास गोला बारूद था, हमारे पास तलवार था। ठीक है ना। लैक ऑफ आइडियोलॉजी था, लैक ऑफ लीडरशिप था।
ठीक है ना, दैट्स व्हाई वी फेल। आफ्टरमैथ्स में बता चुका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ लोग ना इस युद्ध को नाम दिए हैं, जैसे कि वीडी सावरकर। वीडी सावरकर क्या बोले इसको? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर बोले। ठीक है। आरसी मजूमदार क्या बोले हैं? आरसी मजूमदार क्या बोले? श्रुति बताइए क्या बोले आरसी मजूमदार? नॉर फर्स्ट वार, नॉर नेशनलिस्ट और नॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस। रानी लक्ष्मीबाई को यूज रोज, रानी लक्ष्मीबाई को क्या बोला था? She was the only man I have met in battlefield। ये इकलौती मर्द है जो मुझे युद्ध के मैदान में मिले। ठीक है। She was the only man I have met in battle। समझ में आ गया? थैंक यू।